हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मनी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरा एक टेलीग्राम सब्सक्राइबर है सौरभ जी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए, और वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आज मैं वही करूंगा, इस स्टॉक का इन्वेस्टमेंट पर्पस एनालिसिस करूंगा। तो दोस्तों, आप भी अगर मुझे कोई स्टॉक का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए और देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्निकल चार्ट में, और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्टॉक को अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस लेना है तो मैं पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेता हूँ। तो आज भी वही करूंगा। आज भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, और उसके लिए हम लोग जाएंगे स्क्रीनर.इन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर.इन पे, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का फंडामेंटल्स पेज खुला हुआ है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एक पीएसयू बैंक है, मतलब ये अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का। तो इसका जो है एनालिसिस थोड़ा अलग टाइप का होगा। इसमें हम लोग सब डेटा को नहीं देखेंगे, क्योंकि जो बैंक होता है ना, मतलब ये प्राइवेट बैंक होता तो मैं बहुत कुछ देखता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो है भरोसा कम रहता है। लेकिन ये एक गवर्नमेंट बैंक है, तो अगर गवर्नमेंट बैंक है तो इसके लिए ज्यादा कुछ हम लोग देखेंगे नहीं। हम लोग बहुत ही कम जो एसेंशियल पॉइंट्स है वो सब को देखेंगे, और उसके बेसिस पे और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों, जो पहला चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ वो है बुक वैल्यू। ये मैं सबके लिए देखता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि बुक वैल्यू जो है वो 108 रुपया है, मतलब 108 रुपीज है। और आप करंट मार्केट प्राइस अगर देखेंगे वो 51.85 है। मतलब आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा कि जब करंट मार्केट प्राइस है वो हाफ प्राइस में ट्रेड हो रहा है, मतलब आधा प्राइस में ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू का। मतलब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव है। कोई भी गवर्नमेंट बैंक के लिए अगर उसका करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू के आधा हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद जो है आप लोगों को पता है, मैं देखता हूँ आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ, ये सब देखता हूँ। लेकिन ये एक पीएसयू बैंक है तो ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये सब मैं देखूंगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हो जाए, अगर इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है तो ये बैंक कभी डूबेगा नहीं। क्योंकि ये जितना बार डूबने का कगार में खड़ा होगा, जो गवर्नमेंट है उसको इसमें पैसा डालना पड़ेगा और इसको उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब आड़ोसी आड़ोई ये सब देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद सीधा इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएंगे, और वहां पे देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इसका रेवेन्यू मुझे क्या बता रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। और आप यहाँ पे 2017 से अगर देखना चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है रेवेन्यू का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ये दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, इसके बाद जो है मैं ये सब फाइनेंसिंग प्रॉफिट वगैरह ये सब कुछ नहीं देखूंगा। आप सीधा सीधा जो है ईपीएस में आइए। ईपीएस देखिए, ईपीएस जो है वो पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है। ये भी दोस्तों एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये पीएसयू बैंक है तो ईपीएस ज्यादा नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, ये सब जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट वगैरह होता है ना, इसमें एनपीए वगैरह एडेड रहता है। मतलब एनपीए वगैरह दिखा के फिर कैलकुलेट करके इतना जो है लॉस दिखाया जाता है। और अभी अगर आपको पता है तो इंडियन गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लाने वाला है, जो कॉन्सेप्ट का नाम है बैड बैंक। अगर बैड बैंक कॉन्सेप्ट जो है वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया ना, तो इसका जो एनपीए है, मतलब पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एनपीए है वो बैड बैंक को चला जाएगा। और अगर बैड बैंक को पूरा एनपीए चला गया तो इसका जो प्रॉफिट है वो एकदम रॉकेट की तरह जंप करके ऊपर निकल जाएगा। तो मैं ये आशा कर लेता हूं कि नेक्स्ट 2-3 साल में या 4 साल में वो बैड बैंक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, मतलब ये एक रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो ये एजम्पशन के साथ ही मैं इसको जो है एक इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है मैं ले रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए एक बार इसका जो बैलेंस शीट है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बैलेंस शीट में।
मैं यहाँ पे भी 2017 से ही देखना चालू करूंगा। अगर आप देखेंगे इसके पहले जो है गवर्नमेंट ने इसका बहुत सारा शेयर मार्केट में डाला था, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अगर इसके बाद में मतलब 2017 से अगर देखेंगे तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है, मतलब इसमें पैसा आ रहा है। मैं यहाँ पे बोरोइंग्स नहीं देखूंगा क्योंकि ये बैंक है, तो बोरोइंग्स तो इसका रहेगा ही, इसको मैं देखूंगा ही नहीं। तो फिक्स्ड एसेट अगर देखेंगे इसके बाद, फिक्स्ड एसेट देखिए वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। दोस्तों कोई कंपनी अगर बहुत लॉस में है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आपको दिख रहा है, ये दो चीज कभी इसका बढ़ेगा नहीं, जो रिजर्व है और जो फिक्स्ड एसेट है। क्योंकि कंपनी अगर लॉस में होगा ये दोनों चीज उसका घटेगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पीएसयू बैंक के लिए वो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें वो सब देखने का जरूरत नहीं है। पीएसयू बैंक में हम लोग यही सब सिलेक्टेड चीज देखते हैं और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग एक इनपुट मतलब एक एंट्री बनाने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसमें मुझे कोई भी नेगेटिव तो वैसे दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस ले ही सकता हूँ। तो दोस्तों इसके बेसिस पे चलिए अभी टेक्निकल चार्ट में जाते हैं और वहां पे समझने का कोशिश करते हैं कि अगर मुझे कोई एंट्री बनाना है इसमें तो कहाँ पे बना सकते हैं, कहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ कहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। अगर मैं यहाँ पे सभी लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ जो मेरा एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको जो है ये चार्ट कुछ ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पे मैं दो इंडिकेटर यूज करूंगा, एक है मूविंग एवरेज 50 का और एक है मूविंग एवरेज 200 का। तो फ्रेंड्स ये पूरा सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों इस चैनल में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं इसको एजुकेशनल पर्पस ही यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप कभी भी ये सब लेवल के ऊपर आंख बंद करके ट्रेड ना करें, आप इसके ऊपर खुद का भी एनालिसिस लगाएं, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी बात करें और उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, मेरा एनालिसिस जो है वो कहीं भी कभी भी गलत हो सकता है। तो दोस्तों सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स अगर आप ये चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आप देखिए एक काप एंड हैंडल पैटर्न जैसे बना है और उसका भी ब्रेकआउट बैंक ऑफ बड़ौदा ने दे दिया है और वो भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। मतलब अगर इसमें वॉल्यूम सपोर्ट है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। और दोस्तों इसके सिवा आप देखिए ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है ना, ये पैटर्न जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है। 50 एमए के नीचे बहुत दिन से प्राइस था, अभी 50 एमए के ऊपर गया, फिर नीचे आया और सपोर्ट लेके एक नया हाई बना दिया। आप देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये एक हाई था और फिर से ये एक नया हाई बना दिया और वो भी वॉल्यूम के साथ। तो हम लोगों के पास डबल कॉन्फर्मेशन है कि ये प्राइस जो है ये ऊपर जाना चाहता है। और दोस्तों प्राइस को अभी अगर देखेंगे तो प्राइस जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज जो है इसके बहुत नीचे है और ये डिस्टेंस अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो इसका जो नेक्स्ट मतलब डेस्टिनेशन होगा वो 200 मूविंग एवरेज हो सकता है, मतलब ये ऊपर जाके 200 मूविंग एवरेज को टच करने का कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों यही सब के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंट्री बनाएंगे 50 रुपीज में। जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइन है 50 रुपीज का। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 50 रुपीज पे। अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 51.85 चल रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा तो रिट्रेस करेगा ही, तो हम लोग का जो एंट्री है वो 50 रुपीज में बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरा क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे हम लोग जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी क्वांटिटी है उसका 50% या 40% ही खरीदेंगे। अगर प्राइस उसके बाद इसके नीचे आता है तो हम लोग का जो एवरेजिंग लेवल है यहाँ पे हम लोग फुल क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करेंगे जिसका प्राइस है 41 रुपीज। और दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए तो स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल दिया है जो है 25 रुपीज के नीचे। मतलब दोस्तों प्राइस अगर और भी नीचे आता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर और भी नीचे आ जाता है और 25 रुपीज के नीचे कोई एक डेली बेसिस का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका भी लो ब्रेक हो जाता है, तब हम लोग इसके स्टॉप लॉस के बारे में सोचेंगे।
दोस्तों हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी प्राइस टच करने से ही हम लोगों का स्टॉप लॉस नहीं होगा। कोई कैंडल को इसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा और उसका भी लो ब्रेक होना पड़ेगा, तभी जाके स्टॉप लॉस होगा। और दोस्तों ट्रेड अगर अच्छा चलता है, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा जाता है, तो हम लोग पार्शियल प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे? पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे 73 रुपीज के आसपास। क्योंकि क्या मैंने बोला कि 50 जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर अगर ट्रैवल कर रहा है तो ये 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है। तो हम लोग का जो पार्शियल प्रॉफिट लेवल है, मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, वो 200 मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे मैंने रखा है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज जो है और थोड़ा नीचे नीचे आएगा जितना दिन जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या रखें, इसका जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो 73 रुपीज के आसपास रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 73 रुपीज के आसपास, इसका मतलब दोस्तों अगर 200 मूविंग एवरेज और भी नीचे आ जाता है, मतलब 73 के भी नीचे आ जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे? अगर 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ये कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है या कोई रिवर्सल दिखाता है, तो हम लोग वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो 73 रुपीज के आसपास है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मतलब जो क्वांटिटी हमने खरीदा है उसका 40 या 50% हम लोग बुक कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो क्वांटिटी बाकी रहेगा उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह छोड़ देंगे 5-7 साल के लिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट जोन में जितना ऊपर जाना चाहे वो जाए। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना मन में कोई टारगेट रख सकते हो कि प्राइस अगर डबल या ट्रिपल हो गया तो मैं पूरा बुक कर लूंगा, तो उसके हिसाब से भी हम लोग इसको जो है बुक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट जोन के अंदर। नहीं तो जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5-7 साल के लिए छोड़ सकते हैं और प्राइस 5-7 साल बाद जहां पे भी रहेगा वहां पे हम लोग बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्विक रिकैप के हिसाब से हम लोग एंट्री कहाँ कर रहे हैं? हम लोग एंट्री कर रहे हैं 50 रुपीज पे। अगर प्राइस और भी नीचे आता है तो 41 रुपीज पे हम लोग का एवरेजिंग लेवल होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली प्राइस और भी नीचे आता है तो 25 रुपीज के नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। और वो भी उस टाइम पे हम लोग सब कुछ देख के सोचेंगे कि भाई 25 रुपीज के नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है कि नहीं। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे खुद का एनालिसिस के बेसिस पे आप क्या करोगे, कि स्टॉप लॉस लेना है या उसको होल्ड पे रखना है। और दोस्तों अगर ये इन्वेस्टमेंट अच्छा जाता है तो हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे 200 मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे। अभी के लिए मेरा जो लेवल है वो 73 रुपीज के आसपास है। अगर 200 मूविंग एवरेज और भी नीचे आ जाता है तो हम लोग और भी नीचे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे, और उसके लिए इसको इन्वेस्टमेंट की तरह छोड़ देंगे 5-7 साल के लिए, कि इन्वेस्टमेंट जोन में ये कितना भी ऊपर जाए हम लोग उसको बैठ के वॉच करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन, मतलब फेसबुक, ट्विटर, ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक एनालिसिस रिक्वेस्ट करना है, तो आप हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।